एडिटर इन चीफ एस के सुराना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। सुराना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दिन भर स्थितियां आपने देखी और बड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। ये कहा जा सकता है कि ये सियासी सुनामी इसे माना जाना चाहिए, और जो भरोसा बीजेपी को नहीं था, उनके अलायंस को नहीं था, वो तमाम स्थितियां दिखाई दे रही है। एक करिश्मा कहा जा सकता है। और राजनाथ सिंह ने सबसे पहले अपने उद्बोधन में, मीडिया की जो ब्रीफिंग थी उसमें यही कहा था कि ये जनादेश मोदी का एक, उनका जो व्यक्तित्व, उनके विकास की योजना है, उनको मिला है। देखिए योगेंद्र जी, बहुत ही ऐतिहासिक जनादेश है। देश में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई एक पार्टी है जिसको पूर्ण बहुमत मिला है, अब अकेली पार्टी को, और एनडीए को भी काफी ज्यादा 334 के आसपास अभी आंकड़े चल रहे हैं मिला है। तो ये एक ऐतिहासिक पल है जिसमें कि पहली बार एक दूसरी विचारधारा की पार्टी को अपने बल पे पूर्ण बहुमत के आधार पर हो सकता है अपने पूरे एजेंडे को साकार करने का मौका मिल सके। और दूसरे साथ ही इसके साथ एक ये इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है कि मैं गठबंधन की राजनीति के चलते ये वादा पूरा नहीं हो सकता, वो वादा पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें खुशी और जिम्मेदारी दोनों का मिश्रण है भाजपा के लिए। और चूंकि उनको अकेले पूर्ण बहुमत मिला है तो अब उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और इस मैंडेट से भारत की जनता ने यह दिखा दिया है कि भारत की जनता कुछ भी कर सकती है, पलट सकती है। और एक भय नहीं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक दबाव होगा सारे राजनीतिक दलों के कि अब हम खाली झूठे वादे करके और लोगों को बरगला करके या केवल डोल्स दे करके या केवल अधिकारों की राजनीति करके अब नहीं काम चलने वाला है। हमें चीजों को डिलीवर करना पड़ेगा। जनता जागरूक है, जनता इंटरनेट जानती है, जनता आजकल टेलीफोन युग आ गया है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। आज गुजरात मॉडल को आप कितना भी नेगेटिव कांग्रेस ने बोलने की कोशिश की, लेकिन जो गुजरात जाकर के आए हैं, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात उनके साथ है। वो कहते हैं कि भाई हमने वहां जाके देखा, अब आप कितना ही बोलो, और आंकड़ों से आप किसी को हरा नहीं सकते हो। तो लोगों ने उसको देखा है और उस पर विश्वास किया है। ये तो हुई बात जिसका कि मैंडेट आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अब रही बात, भाजपा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इनके ऊपर तरह तरह के इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये डिवाइजिव राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, इवन ममता ने, जयललिता ने, सबने ये आरोप लगाए हैं। तो अब इनकी ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं और जो जिन्होंने इन्हें हो सकता है मत ज्यादा नहीं दिए हों, उन लोगों को साथ लेकर चले। उनमें एक हो सकता है छोटा सा डर पैदा हुआ हो, उसको ये दूर करें, आगे बढ़ें, बड़े भाई का रोल निभाएं और एक इंक्लूसिव राजनीति करेंगे तो ये चीज इनके लिए हो सकता है धीरे धीरे ये जो पौधा रूपा है वो वट वृक्ष भी बन सकता है। और हो सकता है इनको भी जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 हुआ, हो सकता है एनडीए 1 एनडीए 2 इनको दोबारा मौका मिले। डिवाइजिव राजनीति से उनको ऊपर उठना चाहिए और गवर्नेंस जो हॉलमार्क रहा है मोदी का, वो पूरे देश के स्तर पर वो दिखाएं। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग जो 10 साल से एक ही राजनीति देखते आ रहे थे, एक ही तरह की पॉलिसियां देखते आ रहे थे, तो आने वाले दिनों में जैसा कि मोदी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कई पॉलिसियों में परिवर्तन होगा। जैसे इनका विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें तो विजन डॉक्यूमेंट में इन्होंने इनकम टैक्स को रिव्यू करने की बात करी है, टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने की बात करी है। तो हो सकता है हो सकता है इस नए बजट में टैक्स स्लैब अगर पूरा नहीं इनकम टैक्स एबॉलिश किया जाता है तो कम से कम टैक्स स्लैब में वृद्धि हो, बिजनेस करना थोड़ा इजी हो, क्योंकि बीजेपी को एक कैपिटलिस्ट पार्टी माना जाता है और इनकी थ्योरी है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं उसको, कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, बिजनेसमैन को इनकरेज कीजिए, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। इस तरह करके इनकी थ्योरी इस तरह से है कि आप ऊपर से नीचे अपने आप जो नीचे तबके का आदमी है उसको अपने आप ही चीजें मिलने लगेंगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक की जो सोशलिस्ट राजनीति होती आई है, बीच का एनडीए का जो छोड़ दें तो एनडीए भी अपना पूरा कैपिटलिस्ट एजेंडा पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि वो भी एक गठबंधन की राजनीति थी। लेकिन इस बार इनको अपना पूरा कैपिटलिस्ट एजेंडा जो है और जो इनकी थ्योरी है वो काफी अलग है कांग्रेस और जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं। तो पहली बार हो सकता है भारत की जनता को ऐसा कुछ देखने को मिले जो उनको अलग लगे। ये एक मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि काफी नई चीजें, नई पॉलिसियां हमें देखने को मिल सकती हैं। काफी सिंप्लीफिकेशन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में देखने को मिल सकता है।
अगर आपने मोदी के भाषणों और इंटरव्यूज पर ध्यान दिया हो तो देखा होगा, उन्होंने कहा था और इनके एड्स भी आए थे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये एक बहुत ही गंभीर सेंटेंस है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब सरकार को छोटा करें, हर जगह सरकार के रहने की क्या जरूरत है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और प्राइवेटाइजेशन को ये बढ़ावा देंगे। मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ना चाहिए, जैसा कि आज शेयर बाजार काफी ऊपर गया था, फिर बाद में शायद प्रॉफिट टेकिंग के चलते थोड़ा नीचे आया, डॉलर 60 से नीचे चला गया है, हो सकता है डॉलर में भी थोड़ा परिवर्तन आए, इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ेगा, हो सकता है डॉलर 59 है 55 तक भी आ जाए अगले 1 महीने के अंदर, और शेयर बाजार वगैरह में भी उछाल होना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से यूफोरिक माहौल है और एक नई तरह की राजनीति, नई तरह के गवर्नेंस देखने के लिए भारत की जनता को तैयार रहना चाहिए। जी योगेंद्र जी, लेकिन आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है और वो अपने एजेंडे पे कई बार इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। लगातार ये बात कही जाती थी कि हमारी क्लियर मेजोरिटी नहीं होने की वजह से हम हमारे एजेंडे से दूर हट रहे हैं। हालांकि मैनिफेस्टो जब जारी किया गया था उस वक्त विकास आगे रखा इन्होंने, और जो 3 इनके बिंदु रहे, चाहे समान नागरिक संहिता की बात हो, चाहे राम मंदिर का एजेंडा हो या धारा 370 हटाने की बात हो, ये तीनों जो चीजें हैं इनको लेकर के वाजपेयी जी की सरकार के तुरंत बाद ये बात लगातार बीजेपी कहती आ रही है कि हमारी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, इस वजह से हम ये तमाम काम नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी जब मैनिफेस्टो इनका जारी होने वाला था, 3 दिन शायद इसी वजह से उसे टाला गया। मुरली मनोहर जोशी राम मंदिर के एजेंडे को, इन जो तीनों बिंदु इन्हें आगे लाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे डिनाई कर रहे थे कि एजेंडे में शामिल जरूर होंगे लेकिन ये प्राथमिकता में नहीं, प्राथमिकता में हमारा जो एजेंडा है दूसरा है, ये डेवलपमेंट का एक विजन हमारा है वो आगे होना चाहिए। तो इसमें क्या माना जाए कि अभी जो मूल एजेंडा था कभी हुआ करता था, अब विकास का एजेंडा उस पर आगे जा रहा है और विधान सम्मत बात कही जा रही है। तो आपको लगता है कि आरएसएस के जो लोग हैं उन्हें बहुत बारीकी से देखा हुआ है कि अपने एजेंडे पे कई बार वो बड़े आइडियल रुख भी अपनाते हैं और मजबूर करने की कोशिश करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो गुजरात में उनका रवैया रहा है कि सिंगल हैंड काम किया है, अपनी स्टाइल से काम करते थे, वो किसी के आगे झुकने की कोशिश करेंगे, झुकाने की कोई प्रयास कर सकता उन्हें? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, नरेंद्र मोदी एक पैकेज है, आप मार्केटिंग उसी पैकेज की कर सकते हैं जिसका कंटेंट अच्छा हो, और उनका कंटेंट ऐसा है कि वो जानते हैं, उनकी जनता की नब्ज पे उनके हाथ है, इस चीज को उन्होंने प्रूव कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आते ही उनका पहला एजेंडा राम मंदिर और धारा 370 वगैरह होगी। मुझे लगता है वो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है वो करेंगे, वो इकोनॉमिक पर ध्यान देंगे, रोजगार सृजन पे ध्यान देंगे, और भारत में जो अभी महंगाई चरम पे पहुंची हुई है, जिसका कि खामियाजा कांग्रेस को बुरी तरह से उठाना पड़ा है, उस पे वो सबसे पहले ध्यान देंगे। और ये सब सारी चीजें मुझे नहीं लगता इनके प्राइम एजेंडे में आने वाली है। सबसे पहला तो इनको बहुत महत्वपूर्ण काम होगा कि एक मंत्रिमंडल बहुत ही सुगठित हो। आरबीआई गवर्नर का पता नहीं अब ये क्या करेंगे, उसके बारे में उनको काफी चीजें, उनको अभी पहले वो ध्यान देंगे कि भाई देश की राजनीति कैसे, उन्होंने आज तक आज एक राज्य को चलाया है, देश की राजनीति राज्य की राजनीति से काफी अलग होती है, उसको वो समझेंगे। और अभी तक इनके इंटरव्यू से और इनकी गवर्नेंस से देखने से ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चीजों को पहले समझना पसंद करते हैं, उसके बाद में वो फ्री हैंड देते हैं और चीजों को सॉल्व करने में और जल्दी डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हाई लेवल पे इस तरह की चीज होगी, जहां पर आप मंत्रालयों में चीजों को अटकाना, जैसे कि यूपीए गवर्नमेंट में ऐसा हुआ कि अब पर्यावरण मंत्रालय में फाइल चली गई तो 2 साल से वहीं पे अटकी पड़ी है, प्रधानमंत्री मतलब बूढ़े हो गए हैं, उनकी उतनी नजर नहीं है, ये सब चीजों का बहुत ज्यादा खामियाजा यूपीए को भुगतना पड़ा है। इनडिसाइजिवनेस, अगर एक शब्द में कहें तो अनिर्णय की स्थिति ने उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पर्सनल लेवल पे वो बहुत ही, उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना वो भी एक तरह से मतलब बहुत ही नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी को। और इस चीज में काफी जागरूक है नरेंद्र मोदी। उन्होंने अपने जो गुजरात की गवर्नेंस में भी दिखाया है कि वो क्या, उनकी स्टाइल जो लोग बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में सारे सेक्रेटरीज को बुला लेते हैं, मंत्रियों को अगर जरूरी हो तो बुला लेते हैं और हाथों हाथ चीजों को सुलझाते हैं इस तरह से, और 1 मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन जाती है और काम सारा खत्म हो गया। इस तरह से अननेसेसरी का 4-5 महीने जो हम खराब करते हैं, वो सब सारी चीजें शायद अब न करें। और मेन जो डिवाइजिव चीजें, मुझे नहीं लगता, भले ही उनकी छवि इस तरह की हो सकता है बनी हुई हो मीडिया में हिंदुत्ववादी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में इस तरह की कोई भी चीज होगी। गवर्नेंस ही मेन एजेंडा होगा और विकास ही मेन एजेंडा होगा। जी योगेंद्र।
जी, एक सवाल यहाँ पे मेरा ये है आपसे कि गवर्नेंस की बात ये नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और वो अपनी स्टाइल के लिए जाने भी जाते हैं कि वहां पे प्रशासनिक पकड़ बहुत मजबूत है। जिन आईएएस अधिकारियों ने रोड़े अटकाने की कोशिश की या नरेंद्र मोदी के स्ट्रक्चर के अनुसार अपने आप को डालने की कोशिश नहीं की, या तो सेंट्रल में चले गए या उन्होंने वीआरएस लिया। ये कई इस तरह के अधिकारी भी रहे और एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में बनते प्रतीत हो रहे हैं। आज जिस तरह की जागरूक जमाना है उसमें लगातार चौथी बार उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 3 कार्यकाल, वो तीसरा कार्यकाल लगातार पूरा कर रहे हैं। 2 कार्यकाल उन्होंने अपने दम पे पूरे किए 2001 में जब उन्हें सत्ता सौंपी गई थी बीजेपी की ओर से। लेकिन बड़ा चुनौती ये उनके सामने हो सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस उन्हें किस तरह की मिलेगी अभी, क्योंकि वहां पे जिस तरह का आपने खुद ने भी कहा कि जंजाल जिस तरह का है, वहां पे फाइलों को अटकाना, इंस्पेक्टर राज, एक फाइल के लिए यहां से वहां कभी क्लियरेंस कहां पे होगा। जैसे कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि कल ही की बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट को हमने बुलाया था पैनल में, उनका सबसे पहला सवाल ही यही था कि हम उम्मीद करेंगे उनसे कि टैक्सेस के साथ साथ जो नियमों का सरलीकरण है, एक ही चीज के लिए आप 32 जगह क्लियरेंस चाहिए आपको, उसकी वजह नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, उनकी कोई इंटरफेरेंस होने की कोई वजह नहीं है। ये जो तमाम चीजें इन्हें सरल करने की आवश्यकता है। तो लगता है कि ये जो चीजें हैं गुजरात में उन्होंने सोल्व की है, तो उद्योगपतियों के साथ में बैठ करके इन्हें भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वेस्टर्स आ सके और इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आ सके। क्योंकि 10 करोड़ एम्प्लॉइज की उन्होंने बात की है, अवसर देने की बात कही है, तो सरकार के स्तर पर नौकरियां इतनी हो पाएंगी ये मुश्किल है। एक बड़ा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है जहां पे ये चीजें दी जा सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक्स को पकड़ में रखना। देश की इकोनॉमी जो नेगेटिव साइड में जा रही है, ग्रोथ रेट घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए की हालत खराब है, इन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे। देखिए यूपीए 1 से यूपीए 2 में कांग्रेस क्यों जीती थी? उस समय ग्रोथ रेट चल रही थी 9%, 10% के आसपास ग्रोथ रेट चल रही थी और महंगाई कम थी, इंटरेस्ट रेट कम थे, बिजनेसमैन काफी खुश थे। ऐसे माहौल में एक फूल गुड फैक्टर था और आपने नरेगा और इस तरह की सोशल गतिविधियों में जो पैसे खर्च किए तो आपके पास पैसे थे बजट में। अब क्या है कि वही आदत आप अब कर रहे हैं, जबकि आपके पास बजट में पैसे ही नहीं है, उधार के पैसे लेकर के आप सोशल सेक्टर में डाल रहे हैं। तो एक बार सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, तो आप एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से ले रहे हो। तो सबसे पहली चीज है आप इकोनॉमी को ठीक करें, जिसपे मुझे श्योर लगता है कि नरेंद्र मोदी सबसे पहला ध्यान देंगे कि इकोनॉमी को ठीक करें, टैक्सों का सरलीकरण करें, नियमों का सरलीकरण करें, अननेसेसरी के लॉज हैं इतने, उन पे ध्यान दें। उनके पास अरुण जेटली जैसा एक अच्छा इंटेलिजेंट लॉ जानने वाले टीम है। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन मैं श्योर हूं कि उनको जरूर कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद में वो लेंगे, भले राज्यसभा के रास्ते से लें, कैसे भी लें, लेकिन उनके पास एक अच्छी टीम बनाना होगा उनको। और ही इज ए डिसाइसिव पर्सन, ऐसा सारे लोग कहते हैं, जो कि आज नीड ऑफ द आवर है और शायद वो इसमें खरा उतरेंगे। 2-3 खाली मैं बताना चाहूंगा सावधानियां, जो कि मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात क्या कहूं, लेकिन 2-3 चीजों पे ये अगर ध्यान दें तो लंबे रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं और काफी लंबा इनका कार्यकाल रह सकता है। वो है कि वो अपनी छवि को थोड़ा ठीक करें, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करें और अल्पसंख्यक और दूसरे लोग जो अपने को थोड़ा कटा हुआ इनसे महसूस करते हैं, उनको किसी भी तरह से वो अपने साथ जोड़े, उनको लगे नहीं, भय का वातावरण नहीं लगे, और ऐसा नहीं लगेगा और अच्छी गवर्नेंस देंगे तो आई थिंक काफी आगे तक जाएंगे।